नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। हमारा प्राचीन भारत सोने की चिड़िया था, इसमें कोई दो राय नहीं। खास करके अशोक के शासन से लेकर और हर्षवर्धन के शासन के काल के बीच का समय अगर देखें तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वह काल भारत के लिए स्वर्णिम काल था और भारत निश्चित रूप से उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था, कैसे कहा जाता था और क्यों हम कहते हैं कि हमको गर्व है? क्यों? इसलिए कि किसी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप गहन निरीक्षण परीक्षण करें तो आपको उसकी उच्चता, उसका सर्वोच्च शिखर आपको प्राप्त होगा, चाहे जो भी क्षेत्र आप ले लीजिए। हम आपको सभी फील्ड में थोड़ी थोड़ी अपनी बात सभी फील्ड में रखेंगे। अब वो सारे फील्ड कौन कौन से हैं? कृषिगत क्षेत्र, वाणिज्य व्यापार, औद्योगिक क्षेत्र, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, साहित्य या सामाजिक संरचना हो, या हम यूं कहें कि देश में जो एक राजनीतिक एक समरसता थी, या जो राजनीति की जो परंपरा थी, जो प्रशासनिक स्वरूप था, वो बहुत बड़ा इसमें योगदान देता था। कहने का मतलब है कि जो शासक हुआ करते थे हमारे, वो प्रजा के प्रति इतने समर्पित थे कि प्रजा बिल्कुल स्वतंत्र थी। राजा का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि राजा प्रजा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते थे और लोग अपने अनुसार, अपनी जीविका के अनुसार लोग तत्पर रहते थे कार्य करने के लिए। अब हम एक एक करके आते हैं। हमारा कृषिगत क्षेत्र या कृषिगत उत्पादन, उस समय ऐसा लगता है कि उस समय ज्ञात संसार में सबसे अधिक कृषिगत विकास भारत में था, सबसे अधिक कृषिगत उत्पादन भी। अब इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा कि कपास के क्षेत्र में हम बहुत आगे निकल गए थे। कपास इतना अधिक होता था कि भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कपड़े का व्यापार करता था। कपड़े का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता था। लौह उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता था। हाथी दांत की कारोबार सबसे अधिक भारत में होते थे। और इससे भी बढ़कर कि भारत में मसाले का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे अधिक होता था। अब इनका निर्यात भी होता था। निर्यात होता था यूरोप, अरब, न जाने कहाँ कहाँ निर्यात होता था। बदले में सोना लुटा दिया जाता था भारत पे। भारत में अगर हम देखें खनिज क्षेत्र, तो सोने की खनिज क्षेत्र कम है, सोने का खनन क्षेत्र कम है, बावजूद इसके भारत में सोना बाहर से भर दिया जाता था। इतना यहाँ उत्पादन होता था, उसके बदले बाहर से लोगों के पास कुछ था ही नहीं, सोना ही दे देते थे। खास करके यूरोप से भारत में सोना आता था। और अगर हम कहें व्यापारिक केंद्र, तो जितने भी तटीय हमारे व्यापारिक केंद्र थे, उनसे बहुत अधिक सोने का व्यापार होता था। यहाँ से हम निर्यात करते थे अपनी सामग्री और बाहर से सोना आता था। इनमें सबसे खास मसाले का जो व्यापार होता था वो काली मिर्च थी। काली मिर्च को तो वैसे भी एवन प्री कहा जाता था। काली मिर्च के बदले रोम के लोग यहाँ सोना लुटा देते थे। प्लिनी ने अपने विवरण में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है। हम साउथ इंडिया में चलें तो अरिकमेड, उरैयूर, सालियूर, बंदर, तोंडी, मुसरी, ऐसे न जाने कितने ऐसे केंद्र थे, वाणिज्यिक केंद्र, जहाँ से यूरोप, अरब का व्यापार होता था। इसी तरह से पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, पश्चिमी तट पर भरूच, ये बहुत बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र थे जिनसे बाहर व्यापार होता था। भारत में सोना लुटा दिया जाता था। पूरा इतिहास उठा के पढ़ा जाए, गंभीरता से पढ़ा जाए, तो महसूस होता है कि उस समय घर घर छोटे छोटे उद्योग थे। हर घर छोटा उद्योग था और इतना अधिक उत्पादन था कि हर घर सोने से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि किसी घर में कोई कमी नहीं थी और धन दौलत से हर घर भरा हुआ था। खास करके गुप्ता काल को क्यों स्वर्णिम काल कहा जाता है? कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में गुप्ता काल अपने सर्वोच्च स्तर को न प्राप्त किया कर लिया हो। तो कृषिगत क्षेत्र तो हमारा बहुत उन्नत था। अब हम आते हैं वाणिज्य व्यापार, औद्योग। तो जैसा कि हमने कहा, घर घर उद्योग था। लोहा, हाथी दांत, कपड़ा, मसाला, कौन सा ऐसा उत्पादन नहीं था जिसमें भारत अग्रणी नहीं था। सबका व्यापार बाहर होता था। सोना भर गया था, धन दौलत से हमारे घर घर भर गए थे उस समय। अब गुप्ता काल में, हम गुप्ता काल का उदाहरण है तो साहित्यिक क्षेत्र में जितनी उन्नत व्यवस्था में गुप्ता काल में प्राप्त हो गया था, उसकी अगर हम उसका गहन निरीक्षण परीक्षण करें तो हमें बड़ा गर्व होता है। और सबसे खास कि जो साहित्य लिखे गए थे वो राजा की प्रशस्ति नहीं थे, राजा की प्रशंसा नहीं थे, वह समाज के चित्रण थे। जो भी साहित्य मिलते हैं, जो ज्ञात साहित्य हैं, सब सुखांत हैं। यानी हमारी सामाजिक संरचना, सामाजिक समरसता इतनी अधिक थी कि दुखांत कोई भी साहित्य नहीं है। साहित्यकार स्वतंत्र थे और वो कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन सारे साहित्य हमारे अनुमान सुखांत मिलते हैं। आप कालिदास का साहित्य ले लीजिए, चाहे अमर सिंह का साहित्य ले लीजिए, चाहे जितने भी विद्वान हैं, किसी का साहित्य उठाकर देखिए, आप पाएंगे अनमोल कृतियां हमारी हैं। विज्ञान गणित का क्षेत्र ले लें, हमारे आर्यभट्ट, हमारे बारहमीर, ऐसे बड़े विद्वान हैं जिनकी
कोई कल्पना नहीं कर सकता इनकी उपलब्धियों का। आज कोपरनिकस हम कहना चाहे आधुनिक विज्ञान, आइंस्टीन कहना चाहे न्यूटन कहना, इन्होंने जो सिद्धांत दिया पूरी दुनिया मानती है। लेकिन आर्यभट्ट ऐसे दुनिया के पहले विद्वान, पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य इनके संदर्भ में जो धारणा दी वो आज बहुत हद तक सटीक बैठते हैं। तो खगोल विद्या, विज्ञान, गणित, चिकित्सा क्षेत्र में हम बहुत अग्रणी थे। योग भारत की देन है, आयुर्वेद भारत की देन है, और शून्य, दशमलव, पाई ये सब भारत की देन है। हम कैसे नहीं कह सकते हैं भारत सोने की चिड़िया इन वजहों से, हर दृष्टि से भारत सोने की चिड़िया था उस समय। और कुदृष्टि पड़ी भारत में। अब ऐसे कहें सामाजिक संरचना, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है, कुछ भी ऐसा बड़ा उदाहरण नहीं मिलता है जिससे यह कहें कि सामाजिक सौहार्द यहाँ कमजोर था या यहाँ बड़े बड़े सामाजिक विद्रोह हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। समाज में बड़ा ही सौहार्द था, और कदम कदम पर कहा गया है, नारी के सम्मान में कहा गया है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। परोपकार की भावना रहती थी, विश्व वसुधैव कुटुम्बकम का भाव था, ठीक है, विश्व बंधुत्व का भाव था। क्या नहीं था भारत में? सब कुछ था। और सबसे खास बात है कि राजा प्रजा के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहते थे। आप अशोक के काल से लेकर अगर हर्षवर्धन के काल तक जाएंगे तो अशोक के शिलालेख मिलते हैं हमको। अशोक ने शिलालेख के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। लेकिन आप गुप्ता काल में आइए, हर्ष के काल में आइए, अगर ये अपने लिए शासन किए होते तो बड़े बड़े महल बनवाए होते, एक से एक बड़े बड़े आज उदाहरण सामने हमारे रहते हैं, हम दिख नहीं जाते। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया प्रजा को ही दे दिया। हर्षवर्धन का उदाहरण लीजिए। हर्षवर्धन संगम के तट पर महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था हर 5वें वर्ष, शासन के हर 5वें वर्ष। जो कुछ भी वो प्राप्त क्या रहता था वो गरीबों में, दीन दुखियों में वो लुटा देता था, बांट देता था। उसकी इच्छा थी कि हमारे समाज में कोई दीन दुखी न रह जाए। और छठे महामोक्ष परिषद में उसकी अध्यक्षता स्वयं ह्वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री था, उसने स्वयं देखा था। उसने 72 दिन तक वह महामोक्ष परिषद चला था। उसने अपनी बहन राजश्री के गहने तक गरीबों में बांट दिए थे। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? निश्चित रूप से भारत सोने की चिड़िया था। अब बड़ा कष्ट होता है कहते हुए कि हमारा प्राचीन भारत सोने की चिड़िया। लुटेरे आए बाद में 800 वर्षों तक हम गुलाम रहे, भारत को कंगाल कर दिए। बुरा लगता है कहने में, इसलिए कि हमारी जितनी भी धरोहर थी उस पर सीधा डांका डाल दिया गया और हमको कमजोर कर दिया गया। हमको कंगाल करने का यहाँ हमारा तात्पर्य, हमको वो खत्म नहीं कर पाए, हमारी संस्कृति को नहीं खत्म कर पाए, लेकिन झकझोर दिया उन्होंने। हम फिर से खड़े हो रहे हैं और समरसता के साथ खड़े हो रहे हैं। हम सब फिर से कंधे से कंधा मिलाकर भारत को वहीं ले जाएंगे और उस गौरव को प्राप्त करेंगे। प्राचीन की अच्छाइयाँ आज आधुनिकता के रूप में हम ग्रहण करेंगे और उस आधुनिकता के साथ उन अच्छाइयों को आधुनिक स्वरूप देकर हम फिर से उसी समाज की संरचना करेंगे। कैसे होगा, कौन करेगा, वो तो आगे का समय बताएगा। आज बस इतना ही कहा जा सकता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था और आगे भी होगा, और निश्चित रूप से हम फिर भारत पर गर्व करेंगे और आगे दुनिया देखेगी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया हो गया है। आज के वीडियो में हम आपको यही अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहते थे और हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह धारणा जरूर अच्छी लगी होगी। त्रुटि की संभावना बनी रहती है, बोलने में कहीं त्रुटि अगर होती है तो आप इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। भरसक कोशिश की जाती है कि आपके समक्ष हम ऐसा कुछ न बोलें जिससे कोई ऐसी त्रुटि हो जाए जिससे आपको कष्ट हो, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी रचनात्मक कमेंट हमारे पास जरूर प्रेषित कीजिएगा। अब इस वीडियो को हम नहीं बंद करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।